नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद आरजेडी का झंडा झुका और सभी कार्यक्रम 7 दिनों तक कर दिए गए हैं रद्द। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा में बहुत आसान नहीं रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में खुली सरकार की पोल, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई PIL। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तो आप बड़ी खबरों की तरफ। रघुवंश प्रसाद का निधन, आरजेडी का झंडा झुका, सभी कार्यक्रम 7 दिनों तक रद्द। जी हां दोस्तों, राजद कार्यालय में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई। साथ ही उनके सम्मान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि 7 दिनों तक पार्टी कार्यकर्ता शोक मनाएंगे और इस अवधि में पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें अभिभावक बताया। आदरणीय रघुवंश बाबू समाजवाद को परिभाषित करने वाले सर्वश्रेष्ठ नेता थे। उनके जीवन, रहन सहन, भाव भंगिमा और विचारों में समाजवाद, गरीब और जन उत्थान की विचारधारा रचती बसती थी। आज राजद और देश ने अपना सच्चा सिपाही खोया है। अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश भाई नहीं रहे, इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कि रघुवंश भाई राजनीति में विलुप्त हो रही पीढ़ी के नेता थे। अब नए लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों से ऐसे नेता की कहानियां सुना करेंगे। उनकी स्मृति में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में बहुत आसान नहीं रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, महासचिव भूपेंद्र यादव की निगाह बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी सफलता पर टिकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को कोविड-19 और बाढ़ ने काफी बदल दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे जातिगत समीकरणों से काफी संतुलित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में नीतीश शरद यादव को चुनाव से पहले जहां मनाने के प्रयास में है, वहीं हम के जीतन राम मांझी को साथ ले आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के एम्स अस्पताल से राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थितियां तेजी से लालू के अनुकूल हुई हैं। खबर है कि शनिवार को हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद से भेंट की और बिहार में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को ज्यादा उत्साह न दिखाने की नसीहत दे दी है। राजद के सूत्र बताते हैं कि लालू ने यह कदम भोला राय, पंछी लाल राय के जेडीयू में जाने तथा पुराने वफादार रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र के बाद उठाया है। रघुवंश प्रसाद की नाराजगी के चलते रामा सिंह की राजद में एंट्री भले ही प्रभावित हुई है, लेकिन इससे रघुवंश की नीतीश कुमार लिखी चिट्ठी के बाद राजद को कोई फायदा होता नहीं नजर आ रहा है। टीम लालू एक बार फिर पुराने नेताओं को मनाने में जुट गई है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, लेकिन यह प्रयोग भी बस कुछ ही महीने रह सका। लालू की निगाह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पर भी टिकी है। राजद समाजवादी पार्टी से तालमेल बनाकर बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। देखना है कि उसका यह अभियान कहां तक सफल हो पाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई पिल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत 80वें स्थान पर है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में शामिल रहे देशों के अच्छे आचरण की पड़ताल करने के लिए तथा रिश्वत और काले धन के सृजन का उन्मूलन करने के बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के विधि आयोग, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को इसमें पक्ष बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार चुनाव के लिए कंगना का कर रही समर्थन। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही यह बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राउत ने यह भी दावा किया कि मुंबई के महत्व को कम करने का प्रयास
पद्धतिबद्ध तरीके से चल रहा है और शहर को सतत बदनाम करना इसी साजिश का हिस्सा है। राउत ने कहा, यह कठिन वक्त है जब महाराष्ट्र में सभी मराठी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रनौत को समर्थन देकर और सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपने रुख के जरिए भाजपा राजपूत और क्षत्रिय जैसी अगड़ी जातियों के वोट हासिल कर बिहार चुनाव जीतना चाहती है। राउत ने कहा, जिस तरह से राज्य का अपमान किया गया उससे महाराष्ट्र का एक भी नेता दुखी नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 17 से 22 सितंबर तक माकपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को बताया कि सीपीआईएम ने 17 से 22 सितंबर तक अल्पसंख्यकों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, इस अभियान में आयकर के दायरे में नहीं आने वाले देश के प्रत्येक परिवारों को अलगे से 6 महीने तक प्रति माह 7,500 रुपए तत्काल नकदी अंतरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार से मांग की जाएगी कि अगले 6 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। माकपा नेता ने कहा, अभियान के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को निशाना बनाना, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर बड़े पैमाने पर हमले, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर बढ़ते क्रूर हमलों के खिलाफ निजीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति की लूट और श्रम कानूनों की लूट को उजागर किया जाएगा। सीताराम येचुरी ने कहा कि माकपा मांग करेगी कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार तत्काल लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए। बता दें कि येचुरी शनिवार को पार्टी के पोलित ब्यूरो से मिलने के एक दिन बाद मीडिया को यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांगों में मनरेगा का विस्तार शामिल होगा, जिसमें साल में कम से कम 200 दिन काम करना सुनिश्चित हो। माकपा नेता ने शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करने और सभी बेरोजगारों के लिए एक भत्ते की घोषणा की भी मांग की। उन्होंने कहा, यह देशव्यापी विरोध अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों के लिए संविधान और उसकी मौलिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूलभूत गारंटी को सुरक्षित रखने के लिए होगा। येचुरी ने यह भी कहा कि पोलित ब्यूरो की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आपने अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति को भी शामिल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलआईसी पर गतिरोध, आर्थिक सुस्ती, इन मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा चाहता है विपक्ष, हंगामे के आसार। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव और अर्थव्यवस्था में सुस्ती जैसे मुद्दे सोमवार से शुरू हो रहे मानसून संसद सत्र में छाए रहेंगे और हंगामे के आसार भी हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र आरंभ होने के एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नीचे सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विपक्षी दलों ने आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और भारत चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा कराने की मांग की है। द्रमुक नेता टी.आर. बालू ने कहा कि सदन के नेताओं की बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच गतिरोध, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। द्रमुक नेता ने कहा कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर संशोधित करने, जीएसटी के तहत संग्रहित राजस्व का हिस्सा राज्यों को नहीं देने के मुद्दे पर भी चर्चा कराने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा और गंभीर हो सकते हैं हालात, सख्ती के संकेत। जी हां दोस्तों, देश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मरीजों वाले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी काम किया है। ठाकरे ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब राज्य में हर दिन कोरोना के 20,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या शनिवार को 10 लाख से अधिक हो गई। कोरोना पर काबू के लिए सख्त उपायों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन लगा सकती है। ठाकरे ने कहा, लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर से राज्य भर में शुरू होने जा रहे घर घर सर्वे का ऐलान करते हुए लोगों से अपील की कि वे इसमें सक्रियता से भाग लें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महीने में 2 बार यह सर्वे किया जाएगा। अपने 40 मिनट के संबोधन के दौरान ठाकरे ने मराठा समुदाय से अपील की कि वे महामारी को देखते हुए कोई धरना प्रदर्शन ना करें। उन्होंने, मैं मराठा समुदाय से अपील करता हूं कि वे कोई प्रदर्शन ना आयोजित करें क्योंकि राज्य सरकार उनके साथ है और उन्हें आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रदर्शन तभी न्यायोचित है जब सरकार अपनी मांगों को ना सुन रही हो। रुख करते हैं अगली
खबर की तरफ, किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने दी सीएम और सिंधिया को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के प्रचार में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि उनकी अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने सूबे में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती भी दी कि वे उनके इस दावे का खंडन करके दिखाएं। कमलनाथ जिले के सांवेर क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद बोरासी गुड्डू के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अर्जुन बड़ौदा गांव में आयोजित सभा में कहा, मेरी सरकार ने राज्य के 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। मैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुलेआम चुनौती देता हूं कि वह मेरी इस बात का खंडन करके दिखाएं। कमलनाथ ने कहा कि दल बदलकर भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया इन दिनों कांग्रेस के खिलाफ चिल्लाकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में रहने के दौरान वह किसान कर्ज माफी को लेकर उनकी अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करते थे। उन्होंने राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री चौहान पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैंने मुख्यमंत्री रहने के दौरान घोषणाओं की राजनीति कभी नहीं की। अपनी पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कमलनाथ ने कहा, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि मैंने किसानों का कर्ज माफ करके नया औद्योगिक निवेश लाने के प्रयास करके और माफिया के खिलाफ अभियान छोड़कर आखिर कौन सा पाप, गुनाह या गलती की थी। कमलनाथ ने भाजपा शासित राज्य के पुलिस और प्रशासन पर विपक्षी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दमन का आरोप लगाते हुए कहा, आईजी हो या डीआईजी, अपनी वर्दी की इज्जत कीजिएगा, वरना आप खुद समझ लीजिएगा कि उपचुनावों के बाद आपकी वर्दी कहां जाएगी। 73 वर्षीय कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, मैं सरकारी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि वे अपनी जेब में भाजपा का बिल्ला रखकर ना घूमें। सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा पर प्रजातंत्र और संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि देश में बोली लगाकर सौदेबाजी की राजनीति होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तो वोटों से सरकार बनाई थी, अब तो नोटों से सरकार बन गई। छोटा सौदा तो छिप जाता है, लेकिन बड़ा सौदा छिपता नहीं है। गौरतलब है कि सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। इस कारण कमलनाथ को 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा 23 मार्च को सूबे की सत्ता में लौट आई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, प्रधानमंत्री फसल बीमा के पोर्टल पर हजारों गांव और अधिसूचित फसलें गायब। जी हां दोस्तों, प्रदेश में किसान बीमा के नाम पर भाजपा की सरकार रोज नई नई बातें कर रही है, लेकिन तथ्य यह है कि आज भी प्रधानमंत्री फसल बीमा के पोर्टल पर लगभग 7000 गाँव की न तो अधिसूचित फसल दर्ज है और न ही गाँव का नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बैतूल जिले की समितियों के शिकायती पत्र जारी करते हुए कहा है कि कृषि मंत्री कमल पटेल रोज अपनी झूठी वाहवाही करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि उनके पड़ोसी जिले में सैकड़ों गांव की अधिसूचित फसल पोर्टल पर दर्ज ही नहीं है। क्या कमल पटेल बताएंगे कि ऐसी अवस्था में किसानों को किस तरह उनके बीमे के दावे दिए जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि जिस तरह से बीमा कंपनी को तय करने में शिवराज सरकार ने 4 टेंडर किए, उसके बाद भी तय समय सीमा में बीमा कंपनी ही तय नहीं कर पाई। 28 अगस्त को बीमा कंपनी का नाम तय हुआ, इसलिए मजबूरी में केंद्र सरकार से गिड़गिड़ा कर 31 तारीख तक अवधि बढ़वानी पड़ी। जब कांग्रेस ने यह मामला उठाया कि एक ही दिन में बीमा कैसे होगा, तो केवल 5 जिलों का 1 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की गई। गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब अंतिम तारीख गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, तब मध्य प्रदेश सरकार बेसुध पड़ी है कि उसके पोर्टल पर किसानों की अधिसूचित फसल और गाँव के नाम भी दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। किसानों की बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डॉक्यूमेंटेशन का सारा लोड बैंकों पर डाल दिया गया है। लगभग 40 लाख किसानों के डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे से बीमा कंपनी को बचाकर लगभग 5 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है, जबकि यह वजन बैंकों पर डाल दिया गया है, जिन्हें मजबूरी में समय सीमा के अंदर दस्तावेजीकरण करना पड़ रहा है। गुप्ता ने मांग की कि सरकार तत्काल पोर्टल पर गाँव एवं अधिसूचित फसलों के इंदराज होने तक बीमा अवधि खुली रखने का निर्देश पारित करे एवं बीमा कंपनी से भी इसकी घोषणा करवाए, अन्यथा हजारों गाँव के लाखों किसान फसल नष्ट होने की अवस्था में बीमा दावे से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैतूल के भीमपुर, धावला, बाड़े गांव, छिंदखेड़ा आदि ग्रामों की अधिसूचित फसलें पोर्टल पर न होने की लिखित शिकायतें सहकारी समितियों ने की है। उन्होंने यह भी बताया कि लीड बैंक द्वारा भी इस तरह की शिकायत शासन स्तर पर किए जाने के बावजूद इनका निराकरण नहीं किया गया है। यह किसान हितैषी सरकार का दो मुंहापन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार के प्रस्ताव से सरकारी नौकरियों में भी लागू हो जाएगी ठेका प्रथा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार अब युवाओं के विरोध में आ गई है। समूह
ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार के नए नियम लागू होने पर चयनित कर्मी को नियमित सरकार सेवकों को अनुमन्य लाभ नहीं मिलेंगे। उस पर सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 भी लागू नहीं होगी, यानी इन संविदा कर्मियों का कोई अधिकार और भविष्य नहीं होगा। सरकार जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकेगी। संविदा कर्मी को कार्य अवधि में पूरा वेतनमान भी नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का इरादा है कि आगे से सुरक्षित नौकरी किसी को नहीं मिले। कर्मचारी को संविदा काल में पदनाम के पहले सहायक पदनाम से नियुक्ति मिलेगी। उसकी दक्षता परीक्षा में 60% से कम अंक आने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। इस तरह तो संविदा काल का कर्मचारी पूरी तरह बंधुआ मजबूर बनकर रहेगा। सरकार प्रवेश के नौजवानों का भविष्य अंधेरे गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मदन मोहन झा बोले, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार के अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है हिम्मत। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में शनिवार को प्रदेश के मधेपुरा और सहरसा जिले के कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली और पटना स्थित मंच से बातचीत की। दिल्ली मंच से कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी अजय कपूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक डॉक्टर अशोक कुमार और दीपक नेगी उपस्थित थे। 15 साल नहीं किया कोई काम। सभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 15 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद कोई मुख्यमंत्री 15 वर्ष पुरानी लाश को कब्र से उखाड़ने की बात करे, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वह मुख्यमंत्री अपने 15 वर्षों के शासनकाल में कोई काम नहीं कर सका, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने किए गए कार्यों पर थोड़ा भी भरोसा होता तो आज जनता से अपने किए गए कार्यों के एवज में वोट मांग रहे होते। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार को अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं है। जेडीयू के पास नेताओं की कमी। जेडीयू कभी किसी का सिर पकड़कर तो कभी किसी का पैर पकड़कर आज तक चुनावी वैतरणी पार करता आ रहा है। कांग्रेसी विधायकों के द्वारा पाला बदलकर जेडीयू में शामिल होने के मसले पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जेडीयू के पास अपने नेताओं की कमी है, इसलिए उन्हें दूसरे दलों से नेता ले जाने पड़ रहे हैं। 15 वर्षों से जेडीयू सत्ता में है, मगर उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपने प्रत्याशी तक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें अन्य पार्टी के नेताओं का सहारा लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जब चुनाव का समय आता है तब प्रधानमंत्री बिहार की जनता को ठगने के लिए झूठी घोषणाओं का पिटारा लेकर बिहार में खोलते हैं, मगर इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की हार सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़े कर दिए अपने हाथ। बिहार क्रांति महासम्मेलन के वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आज कोरोना काल में भी बिहार में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरा देश जानता है जब कोरोना महाआपदा आई तो किस तरह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। सामाजिक दूरी पर पीएम की अपील को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दिखाया ठेंगा। कार्यक्रम में उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी से जंग लड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की सीख दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता सामाजिक दूरी जैसे नियमों को सरेआम तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में देखने को मिला है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के कार्यक्रम में सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। कमारहाटी शहर में शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान महामारी से जुड़े नियमों को ताक पर रख दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में किस तरह से लापरवाही बरती गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी से नाराज पार्टी नेता एकनाथ खड़से ने कहा, मेरे पास है ऐसे वीडियो और फोटो जो शेयर कर दूं तो मच जाएगा हंगामा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी अब सार्वजनिक हो गई है। पार्टी से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो और फोटोज हैं जो अगर शेयर कर दें तो भूचाल आ जाएगा। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान एकनाथ खड़से ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से न्याय नहीं मिला तो वो सारे वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पार्टी को भी अवगत करा दिया है। चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान खड़से ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान उन्होंने कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही इस्तीफा ले लिया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जिस बैंक में काम करती थी उसी बैंक में गृह मंत्रालय के सारे अकाउंट खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी मेरे पास है। उन्होंने पार्टी के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया। जिस पार्टी की 40 साल तक पार्टी की सेवा की है वहां उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी बेटी को बगैर मांगे टिकट दिया गया और उसे हराने की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी किताब नाना साहेब फडवीच सांच बार भाई कारस्थान आ जाएगी जो सारे सच सामने ला देगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।